हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले कुछ वीडियो से हम टॉपर्स की कॉपीज़ को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और ऐसे में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन दिक्कत इसमें ऐसी आ रही है कि जीएस तो फिर भी लोग थोड़ा टारगेट कर लेते हैं, लेकिन एस्से राइटिंग कैसे करनी है वो लोगों का ध्यान नहीं रहता उस पर। तो आज ये पूरा एस्से हम देखने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, ये पूरा एस्से रैंक 2 का है और उनके द्वारा लिखा हुआ है। इसको हम एनालाइज करेंगे, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चरिंग की है, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, कैसे उन्होंने इंटरलिंकिंग की है टॉपिक्स के बीच में। तो वो सारा कुछ इसमें हम देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये रैंक 2 है, अनिमेश प्रधान। इनका पहला अटेम्प्ट था, इनके मार्क्स आए थे 1067, ऑप्शनल था सोशोलॉजी। और एस्से पेपर की बात करें तो 133 इनके मार्क्स आए थे। अब ये एस्से की कॉपी कहाँ से मिली है? तो एस्से की कॉपी विजन आईएएस की अभ्यास सीरीज़ होती है, वहाँ से डाउनलोड की हुई है और इसी में हम एस्से को कंपेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि सेक्शन ए में 4 एस्से दिए हुए हैं। इन्होंने सेकंड वाला एस्से सेलेक्ट किया, अ माइंड ऑल लॉजिक इज़ लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेज इट। हिंदी में बताऊं तो कोरा तर्कपूर्ण मन उस चाकू के समान है जिसमें केवल फलक ही फलक है, वह प्रयोग करने वाले हाथ को ही लहूलुहान कर देता है। तो डायरेक्टली अब इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो। कम टाइम में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो एस्से में जाने से पहले, इस पार्ट को पूरा देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और पीछे आप आएंगे इनकी आंसर कॉपी में तो लास्ट पेज पे आपको स्पेस फॉर रफ वर्क मिलता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 एस्से लिखना होता है, तो दोनों की इन्होंने स्ट्रक्चरिंग पहले से की है रफ वर्क में। ये पहला है, अ माइंड ऑल लॉजिक, और इसके आगे का इन्होंने स्ट्रक्चरिंग की है। अब इनकी स्ट्रक्चरिंग कैसी है वो देखिए। पहला इंट्रोडक्शन ये अल्फ्रेड नोबल से करेंगे, किंग ऑफ डायनामाइट, उस वाले टॉपिक से इंट्रोडक्शन करके इसको क्लोज कर देंगे। फिर इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे अल्फ्रेड नोबल वाले, उसको कनेक्ट करेंगे अरिस्टोटल के साथ, और अरिस्टोटल के किस टॉपिक के साथ? इथोस, पैथोस और लोगोस के साथ। इतना करने के बाद ये फिर आगे बढ़ेंगे, एडम स्मिथ का एग्जाम्पल देंगे, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट डालेंगे इसके अंदर, उसमें मुगाबे, नेल्सन मंडेला, इन सब को रखेंगे। फिर ये इकोलॉजी का टच देंगे उसमें। उसके बाद सोशल टच देंगे ये, जिसमें वुमेंस, सुपरस्टिशंस और होमोसेक्सुअलिटी की ये बात करेंगे। जहाँ पे देख सकता हूँ मैं काट के इन्होंने इसको अलग किया है, इसको अलग पॉइंट में लेके आया ये सेकंड वाले में, कि हाउ लॉजिक चेंज। अब इसमें ये लॉजिक चेंज में ये होमोसेक्सुअलिटी, पनिशमेंट और प्रोस्टिट्यूशन को रखने वाले हैं। फिर उसके बाद साइंटिफिक एस्पेक्ट कुछ दिखाएंगे ये, और आखिरी में ये लॉजिक इज़ नीडेड से ये ख़त्म करेंगे कि लॉजिक क्यों ज़रूरी है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स ये देने का अपना प्लान कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरा प्लानिंग किया। ये वॉरेन बफेट का कहीं आपको दिखेगा नहीं, ये इन्होंने सोचा होगा कि कहीं इसको मेंशन करूं, लेकिन जब उनका ऐसे स्ट्रक्चर होना चालू हो गया होगा तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं लगी होगी। इतना आप समझ रहे हो कि स्ट्रक्चरिंग पहले कैसे की है उन्होंने। तो इसके बाद अब देखते हैं कि इन्होंने लिखा कैसे। तो ये है टॉपिक, अ माइंड ऑल लॉजिक इज़ लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेज इट। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोट है और इसी को एस्से के फॉर्म में हमें दिखाना है। तो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं ये? अल्फ्रेड नोबल का वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था अपने इंट्रो में। तो देखिए अल्फ्रेड नोबल से स्टार्ट करते हैं, और अल्फ्रेड नोबल की वो कहानी स्टार्ट करते हैं कि जिसमें उन्होंने सोचा था कि एक टाइम आएगा कि प्रिंस ऑफ डेथ की तरह मुझे याद किया जाएगा। तो ये स्टार्ट कैसे करते हैं? ऑन अ फाइन येट मंडेन मॉर्निंग वाइल रीडिंग थ्रू द न्यूज़पेपर, अल्फ्रेड नोबल स्टम्बल्ड अपॉन हिज ओन ऑबिचुअरी। अब ये ओन ऑबिचुअरी का क्या मतलब होता है कि मरने से पहले इंसान जब अपनी कोई बात करता है तो उसको ऑबिचुअरी कहा जाता है। तो उसमें इनको दिखा कि इनको प्रिंस ऑफ डेथ की तरह याद किया जा रहा है। और ये फेक ऑबिचुअरी जो है, जो फेक मरने का इन्होंने सोचा कि मरने से पहले इस तरीके का कुछ होगा, उसने किसको लीड किया? प्रिंस ऑफ पीस बनाने की तरफ इनको अग्रसर किया, कि मतलब ये प्रिंस ऑफ डेथ से प्रिंस ऑफ पीस बनना चाहने लगे। तो ये वाली स्टोरी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि प्रिंस ऑफ पीस वो बनना चाहते थे, और उसी के रिजल्ट में इन्होंने यहाँ पे नोबल प्राइज़ फाउंडेशन की शुरुआत की। तो पहला पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया। दूसरे में फिर वो नोबल
एपिटोम की बात करते हैं कि कैसे इसने जो है फाउंडेशंस ऑफ लॉजिक, रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड प्रोफाउंड इंटेलेक्ट, यानी कि इन सब चीज़ों को कैसे इसने प्रमोट किया। और यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं अलग अलग एग्जांपल्स का, जैसे यहाँ पे राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर बता दिया इन्होंने, फिर यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ मॉडर्न डे यूएसए बता दिया। ये सारा जो है ना, ये आउटकम है किसका? सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल पावर। माइंड ऑफ लॉजिक सिम्बोलाइजेस रैशनैलिटी, नॉलेज, साइंटिफिक एक्सपर्टीज। ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सारा कुछ है ना, ये डोमिनेंस जो आज मॉडर्न यूएसए का दिखता है हमें, या राइज दिखता है मॉडर्न एम्पायर के एक टाइम पे, वो सारा कुछ जो है वो लॉजिक की वजह से ही है। फिर उसके बाद ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे अकबर और औरंगजेब, मंडेला और मुगाबे, ओबामा और ओसामा, ये दोनों ही पोल अपोजिट हैं, उनके लॉजिक्स ने उनको डिफरेंट बनाया। जैसे अकबर, मंडेला और ओबामा के लॉजिक्स ने उनको अलग बनाया। और एक क्वेश्चन रखते हैं ये कि अगर ये भी लॉजिक लगा रहे थे ये सभी, तो इनके वाले लॉजिक अलग क्यों हो गए, अकबर, मंडेला और ओबामा के? तो एक क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया। अब इन्होंने रीडर को हुक कर लिया है। रीडर अब इस जोन में फंस जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढने की कोशिश करेगा इस पूरे एस्से में। जैसे जैसे वो आगे पढ़ेगा तो उसके दिमाग में वही क्वेश्चन चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है किसी को भी हुक करने की। आप उससे क्वेश्चन पूछ लीजिए और फिर उसके बारे में उसको बताना चालू करिए, तो उसका माइंड अपने आप उस तरीके से सोचना चालू कर देगा। वो आपके एस्से में वो क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना चालू करेगा। तो उसके बाद ये अपना चालू करते हैं एरिस्टोटल से, और एरिस्टोटल के निकोमैकियन एथिक्स में जिसमें उन्होंने इथोस, पैथोस और लोगोस की बात की है, उस चीज़ को ये टारगेट करते हैं। और फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद का भी एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद का कहना था कि राइट एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के पोटेंशियल को जानने के लिए। फिर ये इसी तरीके की बेसिक डिटेल्स देके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आते हैं ये, और यहाँ पे ये बताते हैं कि ऑल लॉजिक बेस्ड माइंड प्रोबेबली वोंट कम्प्रीहेंड द रिपरकशंस ऑफ पॉल्यूटिंग द ओशियंस एंड बियॉन्ड अंटिल ही ब्लीड्स ड्यूरिंग द एंथ्रोपोसीन मास एक्सटिंक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंसान तब तक वो लॉजिक नहीं लगाएगा जब तक कि वो पॉल्यूशन के रिपरकशंस को ना झेले। जब तक एंथ्रोपोसीन मास एक्सटिंक्शन से उसका खात्मा ना हो जाए तब तक वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देने वाला, उसके लॉजिक जो है वो दिखने नहीं वाले उसको। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन का आंसर तो नहीं किया कहूँगा मैं, उस क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग किया है कि जो लॉजिक की बात हो रही है, देखो कैसे लॉजिक लगाया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है चीज़ों को। फिर उसके बाद इस चीज़ को उठाया उन्होंने इथोस, लोगोस और पैथोस को, और यहाँ पे मेंशन किया है कि ये लोगोस विदाउट एथोस, ये क्या है, वे टू कैटास्ट्रॉफी है। कि अगर लॉजिक है विदाउट एथिक्स तो वो किसी कैटास्ट्रॉफी से कम नहीं है। फिर उसके बाद एडम स्मिथ की बात करते हैं ये, जैसा कि वहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चरिंग की थी, और एडम स्मिथ में ये वेल्थ ऑफ नेशंस की बात करते हैं। फिर सेल्फ इंटरेस्ट को लेके आते हैं ये कि कैसे सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो लॉजिक को ख़त्म कर देता है। कैसे ये सारा जो यहाँ पे पॉइंट इन्होंने मेंशन किया था कि लॉजिक ख़त्म हो गया है पॉल्यूशन की अगर बात करें तो वहाँ पे। फिर उसके बाद ये कुछ लॉजिक की बात करते हुए ये बताते हैं कि इतना कुछ अगर कैपिटलिस्टिक हो गया है तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में ये क्यों दिखाया जा रहा है कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल क्यों नहीं है। वो कहीं पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो कहीं पे 2%, 3% में मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि लॉजिक देखिए कैसे फेल हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे वही बात करते हैं लॉजिक की, जैसे यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया था इस क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी ये और स्ट्रॉन्ग करते हैं उसको, उस क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जो रीडर है वो भागे ना इस एस्से को छोड़ के, वो और स्ट्रॉन्ग होता जाए उसका क्वेश्चन और वो और आंसर ढूंढने की कोशिश करे। फिर उसके बाद ये आंसर देने की यहाँ पे थोड़ी कोशिश करते हैं कि जर्मनी एक केस स्टडी है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। फिर वो इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमी से स्टार्ट होते होते फिर वो यहाँ पे आते हैं कि जो इसके लॉजिक के फ्रूट्स थे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे ह्यूमन काइंड्स के लिए। फिर यहाँ पे वो इथिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं और बर्लिन वॉल का मेंशन करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि उन्होंने आंसर करने की कोशिश चालू कर दी है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो भी ठीक चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पे इकोनॉमी से पॉलिटिकल जाते जाते वो एंट्री लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो सोशल में एंट्री लेना चालू करते हैं। तो सोशल में वो बताते हैं माइंड ऑफ ऑल लॉजिक हैज़ मेड द सोशल एनिमल मोर एंटी सोशल एंड लेस ह्यूमन। और फिर उसके बाद पुरुष सूक्त हिम्न का बात करते हैं यहाँ पे। ये पुरुष सूक्त की यहाँ पे मेंशन किया था इन्होंने
पुरुष सूक्त का आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि पुरुष सूक्त को भी मेंशन करना है, और सोशल वाले टॉपिक में ही, जो कि यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने जब सोशल में एंट्री ली तो पुरुष सूक्त का इन्होंने मेंशन किया है। और यहाँ पे वो फिर वो कास्ट और जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, उसको टारगेट करते हैं कि कैसे जस्टिफाई किया जाता है कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम को, ये वाले लॉजिक को लगा के, पुरुष सूक्त के लॉजिक को लगा के, और इससे फिर कैसे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को अफर्म किया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है शूद्र को, और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि द लॉजिक ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी मेक्स इंडिया ब्लीड इवन ड्यूरिंग अमृत काल, कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी है वो आज भी इंडिया को खून के आंसू रोने पे मजबूर करती है ड्यूरिंग अमृत काल। तो इस तरीके की लाइंस इन्होंने यूज़ किया और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस सेंटेंस का एम्फेसिस डालने के लिए इस तरीके से इन्होंने और स्ट्रॉन्ग किया। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं ये, और यहाँ पे सोशल सिस्टम्स फॉर वुमेन की बात करते हैं कि वुमेन्स के साथ कैसे लॉजिक्स यूज़ किए जाते थे, जो कि उतने टाइम तो लॉजिकल लगते थे लेकिन आज के टाइम पे लॉजिकल नहीं है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कुकी गैंग रेप जो हुआ था। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये रखते हैं कि यहाँ तक का तो आंसर हो गया, जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी आई। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट शैल द सिविलाइजेशन डू विथ सच अ माइंड दैट सीम्स ऑल लॉजिकल बट मार्ड विथ रिग्रेसिव आइडियाज़, कि ऐसे लॉजिकल माइंड का क्या किया जाए, या ऐसी लॉजिकल सिविलाइजेशन का क्या किया जाए जो रिग्रेसिव आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर ये करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर कैसे करते हैं, ये इसका आंसर करते हैं अंबेडकर की अथॉरिटी दिखा के। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अंबेडकर इन हिज ग्रामर ऑफ एनार्की, ग्रामर ऑफ एनार्की एक फेमस स्पीच है डॉक्टर अंबेडकर की, उसको ये इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यूज़ करते हैं। और बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर किया कि कैन द कंट्रीमैन पुट फॉरवर्ड द कलेक्टिव इंटरेस्ट बिफोर देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड दैट ऑफ क्रीड। ये क्वेश्चन से फिर ये और स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने इस वाले पॉइंट को, और इसका आंसर फिर नेक्स्ट पार्ट में देते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से किया, फिर अब इस क्वेश्चन का आंसर ये आगे इस पार्ट में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे करते हैं, युवल नोआ हरारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे फेमस हिस्टोरियन ने अपनी बुक में ये बताया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन थ्राइव्स बिकॉज होमो सेपियंस हैव द यूनिक एबिलिटी टू पुट फोर्थ देयर ट्राइब्स इंटरेस्ट ओवर देयर ओन। अब ये वाले पॉइंट को ये रखते हैं कि इस वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो अपने इंटरेस्ट ना रख के अपने ट्राइब के इंटरेस्ट रखती है। कलेक्टिव जो बात हुई थी यहाँ पे कि कलेक्टिव इंटरेस्ट की जो बात हुई थी, क्रीड को हटा के और सेल्फ इंटरेस्ट को हटा के कलेक्टिव इंटरेस्ट कैसे दिखाया जाए, तो उसकी बात यहाँ पे ये करते हैं कि ह्यूमंस का जो है ये नेचर है, उनकी एबिलिटी है, यूनिक एबिलिटी है उनकी। तो इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे बताते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो एनार्की और कैटास्ट्रॉफी को लीड कर सकता है, लेकिन इसके सॉल्यूशन में हमें कलेक्टिव वेल बीइंग की बात करनी होगी अगर हमें अंबेडकर के ड्रीम को फुलफ़िल करना है तो। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन करते हैं कि बहुत सारे सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए। अब आगे जो है ह्यूमन काइंड की बात करते हैं, ये कि कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा इंसानों को स्ट्रेट चलने में, और उसको डिकेड्स लगे इन्वायरमेंट को बेंड करने में। मतलब कि खुद तो उसको खड़े होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, लेकिन इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में उसको डिकेड्स भी नहीं लगे। तो इस पॉइंट से रख के वो वही वाला अपना जो लॉजिकल बात हो रही थी कि कैसे लॉजिकल चीज़ जो है वो ब्लीड करने लगती है, ये वाला पॉइंट। फिर इस तरीके की बात करके आगे बढ़ते हैं, और वही डिस्ट्रक्शन के बाद फिर अब इंसान को और लॉजिक उसका जगह, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ये वाले पॉइंट को यहाँ पे लेके आते हैं ये। फिर ये कैसे हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सक्सेस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पंचामृत, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। और यहाँ पे ये वाला पार्ट ये एंड करते हैं कि कैसे इंसान जो है पहले तो उसने बर्बाद किया, फिर उसका लॉजिक जगा, और अब वो बचाने की बात कर रहा है। और फाइनली यहाँ जाके ये उस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि डायनामिज्म ऑफ लोगोज एंड लॉजिक टू पुट द बैंडेज ऑन द ब्लीडिंग हैंड्स,
जो लोगोज और लॉजिक के बीच में डायनेमिक्स हैं वो कैसे बैंडेज का काम करती हैं ब्लीडिंग हैंड्स पे। तो फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मोनार्की डेमोक्रेसी इसकी बात करते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और अब वो उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि पहले अनार्की थी, फिर मोनार्की आई और इतने टाइम डेमोक्रेसी आई है। तो वो लॉजिकल जो ट्रांजिशन हुआ है उसकी बात करते हैं ये। फिर यहाँ पे बताते हैं कि टेरिटोरियल एक्सपांशन को तो लोगों ने कम किया, लेकिन अब म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये सारे जो मॉडर्न डे के कॉन्सेप्ट्स हैं उसका मेंशन करते हैं यहाँ पे। फिर इन्हीं लाइंस पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों की बात करते हैं कि कैसे ह्यूमंस ने खुद को चेंज किया और कैसे अब वो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आए उन्होंने और उसको फॉलो कर रहे हैं। और फिर अब यहाँ पे वो बात करते हैं, वो जो सोशल में बात हो रही थी होमोसेक्सुअलिटी और बाकी और प्रोस्टिट्यूशन और चीज़ों की, कि एक टाइम पे तो इसको जो है परसिक्यूशन क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और परसिक्यूट किया जाता था, लेकिन आज जो होमोसेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑल्दो स्लोली बट स्टेडीली, धीरे धीरे, लेकिन लॉजिकल माइंड जो है वो चेंज हो रहा है, एथिक्स बेस्ड हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे ये मेंशन करते हैं। और वुमेंस की बात करें तो ये बताते हैं कि कैसा रिग्रेसिव लॉजिक जो है वो भी कम हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन करते हैं ये इंडियन केसेस के, इंडियन जुडिशरी के। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की बात करते हैं कि जो ऑल लॉजिक है, यानी कि जो लॉजिक की बात कर रहे हैं उसको यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है। तो एक फेमस सोशोलॉजिस्ट को ये मेंशन करते हैं, कार्ल पॉपर को। अब जैसा कि इनका सब्जेक्ट ऑप्शनल सोशोलॉजी था, तो वो काफ़ी इनको यहाँ पे हेल्प करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे बताते हैं कि कैसे हमें यूटोपिया नहीं बनाना है, एक वर्कर्स पैराडाइज नहीं बनाना है, सिटी ऑफ गॉड नहीं बनाना है, बल्कि हमें लॉजिकल माइंड से चीज़ों को समझना है और उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। कैसे हमें इन चीज़ों को कम करना है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, एथनिक वायलेंसेस, एक्सट्रीम पोलराइजेशन, इन सारी चीज़ों को हमें करना है। हमें कोई यूटोपिया या वर्कर्स पैराडाइज नहीं बनाना, हमें भगवान का शहर नहीं बनाना अर्थ को, या जहाँ भी हम होते हैं, हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करना है। फिर उसके बाद और ये लोगों का मेंशन करते हैं और इन्हीं सब चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं एथिकल ग्राउंड्स पे। और फिर फाइनली यहाँ पे आके हमें वो पुरानी वाली चीज़ दिखती है कलेक्टिव गोल्स की, जो अंबेडकर की बात हुई थी ग्रामर ऑफ एनार्की की, कि कैसे कलेक्टिव गोल्स की बात की जा रही है। और यहाँ पे विश्वगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को ये कोट करते हैं और कहते हैं कि इट इज़ नॉट अलेक्जेंडर हु कंकर्ड द वर्ल्ड बट बुद्धा डिड। यानी कि सेल्फलेसनेस से आप कंकर कर सकते हो पूरी दुनिया को, ना कि तलवार से। तो इस पॉजिटिव नोट पे अपना ये एंड करते हैं और आखिरी में आके ये बताते हैं कि कैसे वो फॉल्स ऑबिचुरी जो अल्फ्रेड नोबेल की थी उसने कैसे रियलाइज़ करवाया उनको, और आज जो है हमें नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन दिखती है और वो कैसे ह्यूमैनिटी के गुड के लिए काम करती है। तो इस तरीके से इन्होंने एस्से अपना कंप्लीट किया। आप देख सकते हो कि कैसे एस्से लिखा जाता है, कितनी चीज़ें सोचनी होती है, कैसे स्ट्रक्चरिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे और अब मुझे लगता है कि आपको एस्से लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले टाइम में मैं और भी एस्सेज लेते आऊँगा। एस्सेज हो गया, एथिक्स हो गया, एथिक्स की केस स्टडीज़ होगी, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में कवर होने वाली हैं और डिटेल्ड मैनर में। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जिस तरीके से लोग करते हैं उस तरीके से नहीं कवर होगी, डिटेल्ड मैनर में कवर होगी। क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपसे वहीं मिलूँगा।